दोस्तों अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट पीसी बनाना चाहते हैं जो कि हाई स्पीड वाला हो और अच्छे से आप गेमिंग कर सकें, वीडियो एडिटिंग कर सकें, अपने सारे काम कर सकें, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक परफेक्ट पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे असेंबल कर सकते हैं। हमें जो जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों एक अच्छा कंप्यूटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है एक कैबिनेट, जिसे हम कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट कहते हैं। एक जो कैबिनेट होता है ये केस है जिसको हम कंप्यूटर की चैसी कहते हैं, कंप्यूटर का कैबिनेट कहते हैं, सिस्टम यूनिट होता है। इसी के अंदर ही कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, वो सारे इसी के अंदर होते हैं। जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड, एसएमपीएस, प्रोसेसर, कूलिंग फैन, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे इस कैबिनेट के अंदर ही होते हैं, जिसको हम सीपीयू भी कह देते हैं। तो ये वो कैबिनेट है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट हम लगाते हैं। तो ये कैबिनेट सबसे पहले आपने अपने लिए सेलेक्ट करना है डिज़ाइन के हिसाब से। तो आप जैसे ये वाला एक बेसिक सा कैबिनेट है जो आपको 2000 की रेंज पे मिल जाएगा। इससे कम बजट में भी आते हैं। इसके ऊपर दोस्तों ये तो था एक टावर बेस कैबिनेट, इसके अलावा एक ये हॉरिजॉन्टल बेस वाले भी कैबिनेट देखने को मिलते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इस टाइप बेस में हॉरिजॉन्टली रखना है, आपको अपने कंप्यूटर को बनाना है, तो उसके लिए आप इस तरीके का कैबिनेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है जिसमें अच्छी लाइटिंग हो, आरजीबी हो, तो उसके लिए आप ये गेमिंग जो है कैबिनेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका बजट जो है 5000 से अब चला जाता है, 5000 से 10,000, 15,000 ऐसे इसकी कॉस्ट आती है। और इसके बाद दोस्तों एक आता है ये हमारा कूलिंग से जो सिस्टम है हमारा, इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें क्रिस्टल कूलिंग सिस्टम होता है, तो वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये जो है काफ़ी एडवांस लेवल का है, जिसमें आपको हाई एंड गेमिंग करनी हो, जिस पे ऊपर कंप्यूटर पे बहुत सारे काम करने हो, एनिमेशन करनी हो, तो उसके लिए ये कैबिनेट यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम बना होता है। तो ये भी काफ़ी एडवांस है। ये भी आपको 5 से 8,000 के बीच में आपको ये कैबिनेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने लिए एक अच्छा सा कैबिनेट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कंप्यूटर के लिए आपको सप्लाई लेनी, एसएमपीएस लेना है। एसएमपीएस एक स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। दोस्तों ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंपोनेंट है हमारा, जो कन्वर्ट करता है एसी सप्लाई को डीसी में। जो पीसी से हमारा करंट आता है, अल्टरनेटिव करंट, उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। और हमारे जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उसको जितनी वोल्टेज चाहिए होती है उतनी वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब जितने भी कंपोनेंट है कंप्यूटर में, जैसे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है ना, उसमें रैम, प्रोसेसर, डिस्प्ले, तो उन सभी को जो है अलग अलग जो है सप्लाई देने का काम करता है। तो ये होती है दोस्तों पावर सप्लाई यूनिट, जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर लगाई जाती है। जो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको ये सप्लाई देने का काम करता है। तो ये आप हिसाब से ले लीजिए। तो ये मोस्टली हमें 300 वाट से लेके 350 वाट से लेके आप मैक्सिमम 650 वाट की आप ले सकते हैं। और मोस्टली जो है 400 वाट का आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि उस पर सारे काम हो जाते हैं, सारे कंपोनेंट कंप्यूटर के अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं, ये अच्छी कंपनी की है। तो ये भी है। मोस्टली दोस्तों अगर नॉर्मली आप लेते हैं तो आपको 500 रुपये से स्टार्टिंग है इसकी सप्लाई की। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी में लेते हैं, गारंटी में हो, तो वो आपका कम से कम 1000 का आता है। और उससे अच्छी क्वालिटी में आपको लेना हो तो उसमें हमारा जो है 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसी सप्लाई देखने को मिलती है। तो एक पावर सप्लाई यूनिट के अंदर दोस्तों ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस तरीके के लगे होते हैं, जिसमें ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कॉयल लगी होती है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, कॉयल, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में जब चिप लेवल स्टार्ट करेंगे तब आपको बताऊंगा कि ये सारे कंपोनेंट क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे इसको जो है यूज़ में लाया जाता है, कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है ये आप देख रहे हैं, इसमें ये कनेक्टर होते हैं जो अलग अलग मदरबोर्ड पे लगाने के काम आता है, और ये हार्ड डिस्क के लिए। ठीक है, तो अलग अलग वोल्टेज देने के काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये है जैसे डेल जो ब्रांडेड कंप्यूटर आते हैं उसमें इस तरीके की सप्लाई आती है। तो ये भी क्या करता है, पीछे से हमारा जो है एसी करंट लेता है और अलग मदरबोर्ड को सप्लाई देता है, और कंप्यूटर के जितने भी अंदर कंपोनेंट होते हैं उसको सप्लाई देने का काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये है हमारा एचपी का, एचपी कंप्यूटर में इस तरीके की सप्लाई आती है।
ठीक है। जो असेंबल ब्रांडेड कंप्यूटर होते हैं, ब्रांडेड कंप्यूटर में इस तरीके की सप्लाई देखने को मिलती है। तो ये हम जो असेंबल करते हैं उसमें इस तरीके की बेसिक सी सप्लाई देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको लेनी है अपने लिए, ठीक है। मोस्टली आप हो सको 400 वाट से ज़्यादा की सप्लाई लें ताकि आपके सारे काम उस पर ईजिली आ जाए, ठीक है। जितनी बार ज़्यादा पार्टीज होंगे उतनी ज़्यादा कंपोनेंट आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं, उतनी ज़्यादा हार्ड डिस्क आपको ग्राफिक कार्ड है ना वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है एक प्रोसेसर सेलेक्ट करने के लिए। प्रोसेसर बहुत ही मेन है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है दोस्तों। एक प्रोसेसर जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक सीपीयू होता है, ये वो पोर्शन है कंप्यूटर का जो क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं, जितने भी टास्क है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सोल्व करता है, ठीक है। सीपीयू को हम हार्ट या ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। ये जो है कंसिस्ट करता है, एएलयू भी होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है। और ये सिंपली प्रेफर टू एज प्रोसेसर, जितने भी कंप्यूटर के काम होते हैं वो यही करता है। तो जितनी हाई क्वालिटी का, जितनी फास्टर कंप्यूटर का सीपीयू होगा, प्रोसेसर होगा, उतना ही आपका कंप्यूटर फास्टर होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये सीपीयू होता है दोस्तों, दो कंपनियां के आते हैं, एक होता है एएमडी का, दूसरा होता है इंटेल का। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको एएमडी वाली साइड में जाना है या इंटेल वाली साइड में। दोनों ही अच्छी क्वालिटी है, अच्छे प्रोसेसर देते हैं, अच्छी दोनों की स्पीड है। तो ये आज के टाइम में बोलना मुश्किल है कि आप इंटेल में जाएं या राइजन में जाएं, एएमडी में जाएं, ठीक है। तो दोनों की ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस आती है। अब आपने अगर अपने कम बजट का कंप्यूटर बनाना है और अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो आप एएमडी पे चले जाइए। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपको हाई स्पीड लेनी है तो आप इंटेल पे जाइए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इंटेल में जाते हैं तो दोस्तों इंटेल के आजकल के टाइम में इंटेल i3, i5, i7 ये प्रोसेसर आते हैं। इसमें जो i3 है ये बेसिक लेवल के काम, जैसे ऑफिस के जो काम होते हैं, जैसे वर्ड एक्सेल पे पावर पॉइंट या ईमेल, यही काम करें नॉर्मल से, तो उसके लिए है। जो i5 है ये उससे अबव, जैसे आपको मान लीजिए हल्की सी एनिमेशन भी करनी है, प्रेजेंटेशन भी बनानी है, उस पर गेम भी खेलनी है ना, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो आप i5 पे जा सकते हैं। अगर आपको इससे भी एडवांस करना है, ठीक है, हाई एंड गेमिंग करनी है, आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, मल्टीपल टास्क आपको करने हैं, तो आप i7 में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर जो इंटेल बनाती है। और इंटेल का दोस्तों अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है, हाई एंड एनिमेशन करनी है, आपको फुल टू स्पीड चाहिए, तो उसके लिए आप इंटेल का i9 जो है प्रोसेसर वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हाई एंड गेमिंग पे आपको सारे काम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सारे काम आपको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही दोस्तों हमारे जो AMD है, AMD भी अलग अलग कंप्यूटर बनाते हैं, जिसमें आजकल के टाइम में इसका राइजन बहुत ही फेमस है। तो राइजन 3 आता है जो आप नॉर्मल बेसिक से टास्क करने होते हैं उसके लिए। राइजन 5 ये उससे थोड़ा फास्टर है, जिस पे आप गेमिंग भी कर सकते हैं और अपनी जो है हाई एंड वीडियो देखनी हो, जब जितने ऑफिस के टास्क करने हैं वो। इससे फास्टर हमारा AMD का 7 आता है, राइजन 7। और इसके अलावा राइजन 9 भी आता है। जो राइजन 9 है ये भी काफ़ी एडवांस है, काफ़ी फास्टर है। इसके अलावा दोस्तों राइजन का थ्रेड रिपर आता है, ये काफ़ी फास्टर है। राइजन का सबसे फास्टर कंप्यूटर का जो CPU है, आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है, हाई एंड ग्राफिकल पे काम करना है, तो उसके लिए आप ये वाले प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चल ही चुका होगा कि AMD क्या है और इंटेल क्या है, ये आप प्रोसेसर कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप देखो जितना पैसा लगाओगे उतने ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर कम बजट का लेते हो तो आपको i3 जो है सबसे लोअर कॉस्ट पे मिलेगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कम आएगी। ऐसे i5 मिड रेंज है, i7 आपका जो है अपर रेंज का, और आप प्रीमियम रेंज पे चले जाते हो तो i9। ऐसे ही राइजन में जो राइजन 3 है ये बिल्कुल लोअर कॉस्ट है, जो 5 है 7 है ये मिड रेंज का, जो 9 है राइजन 9 ये आपका अपर रेंज का आता है। ऐसे ही प्रीमियम रेंज पे आपको मिलता है AMD का थ्रेड रिपर, ये AMD का आपको देखने को मिलता है। तो आप ये अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपका बजट है उस हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के मदरबोर्ड की। दोस्तों कंप्यूटर का मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ये कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसपे हमारे कंप्यूटर के जितने भी
पेरीफेरल कंप्यूटर है के कंपोनेंट है, जितने भी इनसाइड आउटसाइड कंपोनेंट है वो सारे इस मदरबोर्ड पे आके अटैच होते हैं। इसे हम होम ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी मदरबोर्ड पे हमारा यहाँ पे सीपीयू कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो मदरबोर्ड है ये सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन, एक बैकबोन कनेक्टिविटी का काम करता है। ये एक बैकबोन की तरह काम करता है जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये इसके ये बैक पैनल है, ये हमारा स्लॉट दे रखी है, ये स्लॉट है, रैम स्लॉट है, ये पावर सॉकेट दे रखी है। ठीक है, ये साटा केबल, ये चिपसेट है इसके। तो बहुत सारे कंपोनेंट है मदरबोर्ड के बारे में हम बाद में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे इस सारे कंपोनेंट के बारे में। तो आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपको मदरबोर्ड कौन सा लेना है, कैसा लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप AMD की साइड जाते हैं तो आपको AMD को सपोर्ट करने वाला, उस प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाला आपको मदरबोर्ड लेना है। अगर आप इंटेल पे जाते हैं तो इंटेल को सपोर्ट करने वाला आपको मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड के अलग अलग टाइप होते हैं, इसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके फीचर के हिसाब से। ठीक है, जैसे ये एक मदरबोर्ड है दोस्तों, ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखो इस मदरबोर्ड के बैक साइड पे कितने सारे सर्किट लगे होते हैं जो डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो एक मदरबोर्ड जो है उस पर देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये सॉकेट दे रखे हैं, ये गेमिंग के लिए है, गेमिंग कार्ड लगाने के लिए, ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये USB पोर्ट दे रखे हैं, टाइप C पोर्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो इसके बैक साइड पे USB पोर्ट, PS2 पोर्ट, HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट है ना, इथरनेट पोर्ट, ऑडियो पोर्ट। तो ये सारे यहाँ पे पोर्ट दे रखे हैं, ऑडियो जैक दे रखे हैं, मल्टीमीडिया जैक दे रखे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये आजकल का लेटेस्ट जो हमारा गेमिंग मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे ये देखो ये वाईफाई के लिए यहाँ पे एंटीना दे रखे हैं। ये जनरेशन USB का 3.2 जनरेशन 2 यहाँ पे जो है USB पोर्ट दे रखे हैं, LAN पोर्ट दे रखे हैं। तो इसके बारे में हम बाद में भी जानेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने लिए जो है अच्छा मदरबोर्ड लेना है जो आपके प्रोसेसर को सपोर्ट कर ले। अगर आप AMD का लेते हैं तो AMD को सपोर्ट करने वाले आपको प्रोसेसर लेने हैं। अगर आप इंटेल पे जाते हो तो इंटेल का लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है दोस्तों, जो प्रोसेसर आते हैं उसकी आजकल जनरेशन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले आती थी जैसे इंटेल की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ। अब तो दोस्तों 13 जनरेशन चल रही है, इसके बाद 14 भी लॉन्च हो रही है। तो ये जो जनरेशन है इंटेल की i3, i5, i7, i9 की, तो वो चीज़ ठीक है। तो जितनी ज़्यादा जनरेशन होगी, जितना लेटेस्ट होगा उतने ही फास्टर होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप इंटेल का i7 लेते हो और वो लेते हो आप 13 जनरेशन का, तो आपको बोर्ड भी वही लेना है जो उस प्रोसेसर को सपोर्ट कर ले। ठीक है, तो उसी हिसाब से लेना है। तो अगर आप AMD पे जाते हो तो AMD का भी यही हिसाब है, उस पर भी आपको देख लेना है कि राइजन का अगर आप 7 यूज़ करते हैं तो उसके लिए कंपैटिबल मदरबोर्ड कौन सा है। तो आप जो है सर्च कर लीजिए और उसके हिसाब से स्टडी करके आप परचेज़ करिए। दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा रैम। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये एक टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर के जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी आप प्रोग्राम रन करते हैं, वो सबसे पहले रैम के ऊपर जाते हैं और रैम से ही जो प्रोसेसर है वो डाटा एक्सेस करता है और उसको ईजिली क्विकली एक्सेस करके उसको प्रोसेस करने का काम करता है। ध्यान रखिए जो रैम है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये टेम्परेरी को डाटा को स्टोर करती है और ये काफ़ी फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी हार्ड डिस्क से। ठीक है, क्योंकि इसको क्विक रिस्पॉन्स देना होता है। तो रैम के बहुत सारे टाइप है दोस्तों, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। बस आपको देखना है कि जो DDR की जो टाइप है, रैम की जो टाइप है, आपके मदरबोर्ड को कौन से सपोर्ट करते हैं। अगर आप पुराने मदरबोर्ड पे जाते हैं, पुराने कंप्यूटर पे जाते हैं, जैसे ड्यूल कोर होते थे हमारे, 24 होते थे, तो वहाँ पे DDR1 यूज़ किया जाता है जिसकी स्पीड हमारी 133 मेगाहर्ट्ज़ की होती थी। इसके बाद दोस्तों DDR2 आई। DDR2 जो है ये ड्यूल कोर प्रोसेसर में आने लगे, जो ड्यूल कोर के मदरबोर्ड होते हैं उसको सपोर्ट करते थे। इसकी 400 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड थी। DDR3 में हमारी 400 से अबव होगी, जैसे हमारा 800 से अबव चलने लगी। ठीक है, लेकिन आजकल की जो मदरबोर्ड है जैसे हमारी चल रही है, हमारी 11th जनरेशन, हमारी 12th जनरेशन है ना, तो या 13 जनरेशन, तो उसमें DDR4, DDR5 का यूज़ किया जाता है। तो DDR4, DDR5 इसकी काफ़ी फास्टर स्पीड है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा उसके मेगाहर्ट्ज़ होंगे, उतना ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उतने ही हमारी जो टास्क है वो ईजिली जो है परफॉर्म होते चले जाएंगे। ठीक है,
तो बस आपको देखना है कि आपके जो प्रोसेसर है, वो आपका जो मदरबोर्ड है वो कौन सी रैम को सपोर्ट करता है, आपको वो वाली रैम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपने लिए मदरबोर्ड ले रहे हो जब प्रोसेसर ले रहे हो आप 13 जनरेशन का, है ना, या 14 जनरेशन का, तो उसके लिए आपको DDR4 या DDR5 आपको रैम लेनी पड़ेगी, ना कि आपको DDR1 DDR2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों जो रैम है हमारी इस मदरबोर्ड सॉकेट पे आप देख रहे हैं ये रैम लगी हुई है ना। आप एक मदरबोर्ड के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा भी रैम लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट हर मदरबोर्ड पे आपको 2 रैम लगाने का ऑप्शन मिलता ही है, लेकिन किसी मदरबोर्ड के ऊपर 4 भी आप रैम लगा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क डिवाइस हमारे कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने का काम करती है। हार्ड डिस्क को हम जो है हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, एप्लीकेशन ही हुई, डाटा फाइल हुआ, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूज़िक है, वो सब का सब हमारे इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। ठीक है, ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखता है, चाहे हमारा कंप्यूटर ऑन हो चाहे ऑफ हो, है ना। तो कंप्यूटर में जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है वो हार्ड डिस्क ही करती है। हार्ड डिस्क के भी बहुत सारे टाइप है दोस्तों। जैसे पुराने टाइम में तो हमारी हार्ड डिस्क आती थी, जैसे आटा हार्ड डिस्क, जिसमें 40 पिनों का पीछे कनेक्टर लगा होता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होती थी। लेकिन आज के टाइम में चलती है दोस्तों साटा हार्ड डिस्क जो है काफ़ी फास्टर है, और ये लोअर बजट पे भी आती है ना। आप 3 टेराबाइट की, 4 टेराबाइट की आप नॉर्मली जो हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके लिए दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क थी साटा, ये इतनी फास्टर नहीं थी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट होते थे। ये एक मैग्नेटिक इसमें टेप होती थी, डिस्क होती थी, मैग्नेटिक डिस्क, तो उस पर डाटा स्टोर करती है। लेकिन ये एक SSD हार्ड डिस्क है आजकल के टाइम में, जो हमारी उस पुरानी हार्ड डिस्क से साटा से काफ़ी एडवांस है। जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है उससे काफ़ी फास्टर है, क्योंकि इसमें सारे जो है चिप लगी होती हैं मेमोरी को स्टोर करने, डाटा को स्टोर करने के लिए। सॉलिड स्टेट डिस्क इसका नाम होता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे आपको NAND NAD SSD देखने को मिलती है, M2 SSD देखने को मिलती है, जो इससे भी काफ़ी फास्टर आपको रिस्पॉन्स देती है। तो ये सबसे फास्ट है जो M2 NVMe M2 जो आपको रैम यहाँ पे देख रहे हैं, ये काफ़ी फास्ट है। आजकल इसी पे आप जो है काम करते हैं। ठीक है, तो ये फास्टर रिस्पॉन्स देने का काम है। जितनी ज़्यादा हार्ड डिस्क होगी, फास्टर होगी, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट हमारा ग्राफिक कार्ड की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड आजकल के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं या एक हाई एंड गेमिंग खेल रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। ग्राफिक कार्ड जिसको GPU के नाम से भी जानते हैं, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो इंक्रीज करता है वीडियो मेमोरी को कंप्यूटर की। ठीक है, और ये हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन हमें देने का काम करता है। ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को काफ़ी बढ़ा देता है, कंप्यूटर की वीडियो क्वालिटी को बहुत ही एडवांस कर देता है, काफ़ी फास्ट कर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो भी डिस्प्ले क्वालिटी है वो डिपेंड होती है हमारी इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर। तो हमने कंप्यूटर पे जो भी ग्राफिकल के काम करने होते हो, जो फास्ट गेमिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमें GPU की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से जो है GPU ले सकते हैं। तो GPU भी दोस्तों 2 कंपनी बनाती है, एक हमारी AMD और एक हमारी NVIDIA। तो इसमें जो हमारे बजट में AMD आता है और NVIDIA एडवांस लेवल पे होते हैं। ठीक है, दोनों के अच्छे जो है ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें से कोई भी आप अपने लिए ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। और आप जो है ग्राफिक कार्ड की मदद से कंप्यूटर पे हाई एंड जो है परफॉर्मेंस ले सकते हैं, अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आप अपने लिए मॉनिटर कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो आपको बता। दोस्तों मॉनिटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये हमें डिस्प्ले, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो ये टीवी से फास्टर होता है, क्योंकि टीवी से इसकी रेजोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। टीवी जो हम नॉर्मली टीवी लगाते हैं उस पर इसकी जो रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो जो हमारे पुराने टाइम के जो हमारे कंप्यूटर होते तो उसमें हमारे CRT मॉनिटर आते थे, जिसमें हमें डिस्प्ले मिलती थी। लेकिन आजकल के टाइम में ये तो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आए थे ये फ्लैट डिस्प्ले मॉनिटर आए थे, जिसमें हमारा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या ग्लास प्लाज्मा डिस्प्ले आई थी। देखिए इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जो है कंज्यूम होती थी।
ठीक है। तो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था इसकी, इतनी रेजोल्यूशन अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं थी। इसके बाद दोस्तों आया था हमारा ये एलईडी मॉनिटर। तो एलईडी मॉनिटर में हमें वीए पैनल या आईपीएस पैनल देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं आपको आज के टाइम में सुजेस्ट करूं तो आपको वीए पैनल मतलब एलईडी मॉनिटर आप लेंगे, एलईडी में आप वीए पैनल ले लो अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, बिल्कुल नेचुरल कलर चाहिए, तो आपको एलईडी में आईपीएस पैनल के ऊपर जाना है। तो आप बस अपने लिए अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, अच्छे कलर चाहिए आपको, है ना, तो उसके लिए आप आईपीएस डिस्प्ले खरीदेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे कंपोनेंट जो एक कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसी की मदद से एक कंप्यूटर जो है बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।